शब के बरके सोज़े दिल से ज़हराए अबराब था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस खूबसूरत और मुश्किल तरीन गज़ल के अगले कुछ अशार के साथ जो है मैं एक बार फिर हाज़िर हूँ। इससे पहले दो किस्तों में इसके कुछ अशार जो है वो आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ। आज इसका तीसरा हिस्सा जो है लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। चुनांचे आज के हिस्से का पहला शेर है, या सरे पुरशोर बेख्वाबी से था दीवार जू, वहाँ वो फ़र्क के नाज ज़ेबे बालिश कम ख्वाब था। तो आए पहले मुश्किल अल्फाज का जो है वो जायज़ा ले लें। यानी यहाँ सरे पुरशोर यानी ऐसा सर जिसमें शोर भरा हुआ हो। यहाँ शोर से मुराद दीवानगी है, इश्क की दीवानगी है, इश्क के हंगामे हैं, मुराद आशिक का सर। बेख्वाबी यानी नींद न आने की वजह से, ज़ाहिर है आशिक जो होता है उसको नींद कम ही आती है। उसके बाद है दीवार जू का क्या मतलब है? दीवार तलाश करने वाला। जू का लफ्ज़ जो है फ़ारसी में, उर्दू में मुख्तलिफ़ मानी में जो है वो इस्तेमाल होता है। तो फ़ारसी में बतौर ख़ास याद रखिएगा कि जू जो है वो दो मानी में इस्तेमाल होता है। एक जू का मतलब नदी को कहते हैं, जैसे इससे पहले जो शेर था उसमें था आबजू, और मैं समझता हूँ कि शायद गालिब ने ये भी जो है अपनी गालिबियत जो है इसका इजहार किया है कि जू को जो है दो शेरों में ऊपर तले मुख्तलिफ मानी में जो है वो इस्तेमाल किया है। तो बहरहाल एक है आबजू के अंदर जो जू है उसका मतलब है नदी नाला, और यहाँ जो है दीवार जू, तो ये जू जो है ये जुस्तन से है। जुस्तन का मतलब होता है किसी चीज़ को तलाश करना, जिसको वो जुस्तजू कहते हैं। ये बिल्कुल वही वो जुस्तजू वाला जू है। और ये जब किसी के साथ लगता है बतौर लाहिका के, तो उसको वो फ़ाइल के मानी दे देता है, जैसे दीवार जू यानी दीवार को तलाश करने वाला। उसके बाद दूसरा मिसरा है, उसमें वहाँ फ़र्क के नाज, फ़र्क कहते हैं याद रखिएगा मांग को। ये जो सर पे बाल जब हम बनाते हैं तो बालों को दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। तो बालों को वो दाएं बाएं जब हम दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं तो दरमियान में जिसको हम चीर कहते हैं हम अपनी उर्दू में या लोकल ज़बानों में, तो उसको जो है फ़ारसी में फ़र्क कहते हैं। फ़र्क के मुख्तलिफ़ मानी होते हैं, और आम तौर पर हम फ़र्क जो है वो तफरीक के मानी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे उसमें और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है। तो ये वो फ़र्क बिल्कुल नहीं है। इस फ़र्क में और उस फ़र्क में फ़र्क जो है हमेशा जो है वो मद्देनज़र रखिएगा कि ये जो फ़र्क है इसका मतलब है वो जो मांग होती है सर के अंदर, वो जो सर के अंदर बालों के दरमियान जो एक लकीर सी होती है, उसको जो है फ़र्क कहते हैं। तो फ़र्क के नाज यानी नाज से भरपूर फ़र्क, क्या मतलब? एक खूबसूरत सर, यानी ये किनाया है सर के साथ बुनियादी तौर पर, लेकिन गालिब ने बहुत खूबसूरत अंदाज़ के अंदर जो है इसमें महबूब के हुस्न जमाल को बयान किया है। क्योंकि आम तौर पर महबूब लोग जो होते हैं वो अपने बालों को बनाते, सजाते और संवारते हैं, और उसमें वो कंघी भी करते हैं, और जब कंघी करते हैं तो बीच में से मांग भी निकालते हैं, और वो मांग जो है बड़ी खूबसूरत नज़र आती है। और कहीं कहीं उस मांग में जो है वो संदूर भी भरा जाता है। तो ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि संदूर भरी मगर मांग हो तो वो कितनी खूबसूरत जो है वो नज़र आएगी। तो इसलिए उसको गालिब ने जो है वो फ़र्क नाज कहा, और असल में ये किनाया किया सर के साथ, यानी महबूब का सर। उसके बाद आगे है ज़ेब बालिश कम ख्वाब था। ज़ेब यानी उसके ऊपर था या उसके लिए बायस ज़ेबाइश था। बालिश जो है वो तकिए को कहते हैं। आगे है कम ख्वाब के अंदर जो है फिर इहाम है। एक मानी इसके जो हैं वो एक ख़ास कपड़े के हैं जिसका जो है तकियों का ग़िलाफ़ बनाया जाता है, जबकि दूसरे मानी कम ख्वाब यानी जिसको नींद जो है वो कम आए। तो इसमें भी उसी तरह से दो मानी हो गए, यानी एक नज़दीक का मानी और एक दूर का मानी। तो अब आते हैं शेर की तशरीह की तरफ। तो शेर की तशरीह की बुनियाद उसी तरह से सनत तकाबुल के ऊपर जो है वो रखी गई है, और दो इंतहाएँ जो हैं दोनों मिसरों में दिखाई गई हैं। यानी एक तरफ जो है वो शाक की महफ़िल है, एक तरफ आशिक का हवाल है, जबकि दूसरी तरफ जो है वो महबूब की महफ़िल है, महबूब का जो है वो नाज से भरपूर अहवाल है। चुनांचे पहला मिसरा, या सरे पुरशोर बेख्वाबी से था दीवार जू, यानी इधर तो ये आलिम था कि सर जो कि इश्क से भरपूर था, जो कि हंगामों से भरपूर था, और इश्क में नाकामियों की वजह से
نیند نہیں آتی تھی، اور اب وہ سر چاہ رہا تھا کہ کاش مجھے کوئی دیوار مل جائے اپنے آپ کو اس سے ٹکرانے کے لیے۔ تو اندازہ لگائیں کہ ایک شخص ایسا ہو کہ جو دیوار تلاش کرتا پھر رہا ہو کہ میں اس کے ساتھ اپنے سر کو پھوڑ مروں، تو وہ کتنا پریشان ہوگا۔ جبکہ دوسری طرف وہاں وہ فرق ناز زیب بالش کم خواب تھا، جبکہ ادھر جو محبوب کا جو سر تھا، وہ جو فرق ناز تھا، وہ جو ناز سے بھری مانگ پر بھرپور سر، زیب بالش کم خواب تھا۔ وہ کم خواب کے غلاف پر مشتمل تکیے کے اوپر رکھا ہوا جو ہے وہ استراحت فرما رہا تھا۔ تو اب شعر کے معنی جو ہیں بالکل واضح طور پر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرف یہ حال تھا کہ سر جو تھا وہ کسی دیوار کی تلاش میں تھا کہ میں اس سے اپنے آپ کو ٹکراؤں، جبکہ اس طرف جو محبوب جو تھا یا محبوب کا جو سر تھا وہ کم خواب یعنی کسی ریشمی تکیے کے اوپر رکھا ہوا تھا، اور اس کی زیبائش تھا، اور اس پر جو ہے وہ محو خواب تھا۔ تو اندازہ لگائیں کہ ایک طرف ایک شخص جو ہے وہ اپنے سر کو کسی دیوار سے ٹکرانے کے لیے دیوار تلاش کرتا پھر رہا ہو، اور دوسری طرف ایک ایسا سر ہو جو کسی ریشم کے تکیے پہ رکھا ہوا اس کی زینت و زیبائش کا سبب بن رہا ہو، اور محو خواب ہو اور محو استراحت ہو۔ تو کتنا فرق ہے۔ تو پھر اس شعر میں ہم دیکھیں کہ جو لفظی رعایات ہیں وہ دیکھیں کہ پہلے مصرعے میں بے خوابی ہے، اور جبکہ دوسرے مصرعے میں اسی کی رعایت سے جو ہے وہ کم خواب کا لفظ لایا گیا ہے۔ پھر صنعت ایہام بھی ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ کم خواب کہ ایک نزدیک کے معنی ہے اور ایک جو ہے وہ دور کے معنی ہے۔ نزدیک کے معنی اس میں کم خواب یعنی جس کو کم نیند آتی ہو، جبکہ دور کے معنی ریشم وہ جو کم خواب ایک کپڑا ہوتا ہے۔ تو مراد اصل میں وہ کم خواب وہ کپڑا جو ہے وہ لیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر شعر کے مضمون کے اندر جو تضاد ہے اور جو ایک صنعت تقابل ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو اس طرح سے اس شعر میں کئی قسم کی صنعتیں استعمال کر کے شعر کو چار چاند لگا دیے گئے ہیں۔ تو آج کی اس نشست میں صرف ایک شعر کی تشریح پر ہی اکتفا کرتے ہیں، کیونکہ اس شعر کے اندر آپ نے جیسے دیکھا کہ کئی قسم کے الفاظ جو ہے وہ مستعمل ہوئے، اور کئی قسم کی صنعتیں جو ہیں وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ استعمال کی گئیں۔ اس طرح سے اس شعر کو سمجھنے میں ہمارا اچھا خاصا وقت جو تھا وہ صرف ہو گیا۔ تو آج اسی پر اختتام کرتا ہوں، اس دعا کے ہمراہ کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنی عافیت پہ رکھیں۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔